हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और उसका एक नया सेगमेंट जो फिजिक्स वाला पार्ट है, भौतिक विज्ञान वाला पार्ट है, वो हमने चालू किया था। जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, अभी विद्युत धारा के बारे में पूरा देख चुके हैं, आवेश के बारे में हमने पूरा देखा, विभव एवं विभवांतर के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे जो है ओम का नियम या प्रतिरोध के बारे में हम जानेंगे, प्रतिरोधकता के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारा जो प्रयास है वो कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे, विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके अलावा हमने विभव के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एक बड़ा प्रश्न भी बनने की संभावना रहती है। तो क्या है ओम का नियम, क्या है ओम ने क्या बताया, यही तो बात है। तो होता क्या है, देखो हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे आपसे, कोई ज्यादा कठिन वाली बात होगी नहीं, एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा टिपिकल नहीं करेंगे इन चीजों को। ओम जो जर्मनी के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1826 में, कब 1826 में एक बात कही और बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दो बातें बोली कि चालक है, कोई भी चालक है, ध्यान से समझना कि कोई चालक है, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा, इनके मध्य में एक संबंध स्थापित किया। किस किस के मध्य में, देखो हमने विभवांतर पढ़ रखा है तो मैं आपको दोबारा से रिपीट नहीं करवा रहा हूं, आप पिछली वीडियो को जाकर देखें एक बार कि विभवांतर होता क्या है। तो होता क्या है कि ओम ने, जो ओम के नियम के अंदर जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, और उस चालक में प्रवाहित की जाने वाली धारा, इन दोनों के मध्य में जो संबंध होता है उसे व्यक्त किया, उसे बताया कि इनमें क्या संबंध होता है। और इस संबंध को बताते हुए उन्होंने सीधा सीधा एक इक्वेशन दी। आपको कितना याद रखना है वो बता रहा हूं मैं, कि उन्होंने क्या कहा कि V समानुपाती I। देखो अब परिभाषाएं रटने की आवश्यकता नहीं है, ये जो कह रहा है वो सब कुछ यहां लिखा हुआ है और इसी को हमें क्या करना है, लिखना है, एक तरीके से नोट करना है। ये देखिए उन्होंने क्या कहा कि V समानुपाती I। तो अब जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि इन चीजों को रटते हैं कि यार ओम के नियम की परिभाषा क्या होगी, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, 1 ओम की परिभाषा क्या होगी। परिभाषाएं कभी रटने के लिए नहीं होती हैं, समझने के लिए होती हैं। आप इसे समझें, अगर आपको ये पता है कि ओम ने क्या कहा था, V समानुपाती I, अगर ऐसा कहा है इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो समझो। V का मतलब क्या है यहां पर, विभवांतर, और I का मतलब क्या है यहां पर, उसमें प्रवाहित धारा। उन्होंने क्या कहा कि जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। सिंपल की बात है, सिंपल सी, कि उन्होंने एक परिभाषा दी। परिभाषा में क्या कहते हैं, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे
ताप, दाब, उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल इत्यादि यदि स्थिर रहें, कैसे रहें? स्थिर रहें, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। देखिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि उसका ताप, उसका दाब, उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल अगर स्थिर है, यानी कि समान है, स्थिर है, तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, क्या? उसका विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। और यही क्या है? ओम का नियम है। यही क्या है? ओम का नियम है। सिर्फ इतनी सी बात ही तो बताइए उन्होंने। क्या कहा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था अगर ये स्थिर रहती है तो उसमें जो ये विभवांतर है वो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहां तक आपको समझ में आया, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, जैसा इन्होंने लिखा है यहां पे V समानुपाती I, इसको अगर मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, V समानुपाती I, ठीक है। अगर मैं इस चिन्ह को हटाकर यहां पे बराबर करता हूं तो V बराबर RI, V बराबर RI, क्या लिखा मैंने? V बराबर RI। तो ये R क्या है? इस अगर R की हम बात करते हैं तो R एक क्या है? R एक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। और ये क्या है स्थिरांक? चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध है। यानी ओम के नियम में क्या कहा गया है? सिंपल सी बातें हैं कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब ये सब स्थिर रहते हैं तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। और अगर इसको हम आगे और थोड़ा बढ़ाते हैं तो V बराबर RI। और R क्या है? यहां पर एक प्रतिरोध है जो कि एक स्थिरांक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की जो ओम जो प्रतिरोध है, अब ये प्रतिरोध आपके सामने आ गया है R, इसका मात्रक क्या होगा? ठीक है, किस तरीके से इसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। अगर हम मात्रक की बात करते हैं, देखिए आपके सामने क्या लिखा है? V बराबर RI, यहीं से मात्रक, जैसे हमने कल धारा का मात्रक निकाला था, विभवांतर का मात्रक निकाला था, आप सभी को पता है ना। तो हमें किसका मात्रक निकालना है यहाँ पर? इस R का मात्रक, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा देखते हैं। तो अगर मैं इस R को इधर लेकर आता हूं, ध्यान से समझना, इस R को मैं अगर यहां लेकर आता हूं तो बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I होगा या नहीं? देखिए, ये आप अगर यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से ऊपर नीचे क्यों कैसे हो रहा है ये समझे, तो देखो सिंपल सी बात है, आपने जोड़ बाकी गुणा भाग सबने किए हैं, ठीक है। आप इस तरीके से काटते होगे, जैसे मान लो मैं लिख दूं 2/4 बराबर 4/8, समझना इसे। अगर मैं ऐसे लिख रखा हूं तो आप इस संख्या को इस संख्या से भी काट सकते हैं, काट सकते हो या नहीं? क्योंकि जब हम बीच में बराबर का चिन्ह होता है, बराबर का जब चिन्ह होता है तो संख्याएं इस तरीके से आपस में कट सकती हैं। चलो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहां पर। अगर A/B और बीच में गुणा का चिन्ह है और यहां पर B/C,
यूं लिखा हुआ है, तो ध्यान देना ये संख्याएं आपस में यूं भी कट सकती हैं, ऊपर नीचे भी कट सकती हैं। ये संख्या अगर गुणा का चिन्ह है, जैसे ये गुणा का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है, तो इस संख्या से ये संख्या कट सकती है, इस संख्या से ये संख्या कट सकती है हमेशा। इसके अलावा इस संख्या से ये और इस संख्या से ये कट सकती हैं, इन्हें हम काट सकते हैं। पहली बात, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका मतलब इधर वाली संख्या इस वाली संख्या को काट सकती है और ये वाली संख्या इस वाली संख्या को काट सकती है, ये याद रखना आप इस बात को। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, v बराबर RI, ठीक है, यानी इस संख्या से अगर मैं इसको गुणा में ऐसे रखता हूं, ये क्या होगी, इस संख्या को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कैसे लिख सकते हैं इसे, अगर r को मैं इधर लेकर आता हूं, r को मैं इधर लेकर आता हूं, तो अगर मैं इसको वापस से सोल्व करूं, देखो r को अगर मैं सोल्व करना है तो r को इसी से तो गुणा करूंगा, वज्र गुणा में, यही तो होगा। तो RI और v इधर आ जाएगा, बात वही पड़ेगी कि v बराबर RI, यही तो बनेगा ना। इसी वजह से ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको IR मत लिखना, I बटे V, सॉरी I बटे V नहीं होगा, क्या होगा ये V बटे I होगा। समझ में आया? तो R बराबर V बटे I। अब मात्रक निकालना है, तो V का मात्रक यानी कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर को किस में लिखते हैं, वोल्ट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, वोल्ट में लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। I मतलब धारा है, धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में, इसका मात्रक एम्पियर, और वोल्ट बटे एम्पियर को ही क्या कहते हैं, हम ओम कहते हैं। ओम को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सा चिन्ह हो गया, ये इस तरीके का चिन्ह, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो मात्रक की अगर बात करता है कभी भी, तो आप क्या बता सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, या प्रतिरोध का मात्रक क्या हो सकता है, ओम हो सकता है। क्या हो सकता है, ओम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओम का नियम हो गया आपके सामने, जिसमें क्या कहा गया है कि V समानुपाती I, जो विभवांतर है यानी सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है, वो किसके समानुपाती होता है, उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। पहली बात। दूसरा, इसका गणितीय रूप भी यहां पर आपके सामने हो गया, V समानुपाती I, तो V बराबर RI, यहां तक कर दिया। मात्रक की अगर बात करते हैं तो मात्रक भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, जो कि किस तरीके से है कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जिसमें धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर और विभवांतर दे रखा है 2 वोल्ट, और क्या याद करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ये आप भी कर सकते हो आसानी से, क्योंकि क्या क्या दे रखा है, देखिए धारा मतलब कि I दे रखा है, विभवांतर का मतलब V दे रखा है, और क्या ज्ञात करवा रहा है, R, यानी प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा है। तो सिंपल हो गया, इसी को लेते हैं, V बराबर RI होता है, तो R बराबर क्या होता है, V बटे I, तो R बराबर V बटे I। V का मान कितना दे रखा है यहां पर, देखिए 2 वोल्ट, 2 बटे में I का मान कितना है 0.5, 0.5। अगर मैं इसको भाग देता हूं तो चलो, अगर मैं इस दशमलव को हटाकर यहां बटे 10 करता हूं, समझना, तो ये 10 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 10 जब ऊपर चला जाएगा तो 10 को इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, 20 बटे 5 लिख सकते हो, यानी लिख सकते हैं, और बराबर में 4 ओम। ओम क्यों, क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात करना है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसीलिए आंसर क्या आ गया, 4 ओम हो गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल हैं जो आपके चैप्टर के लास्ट में है,
सारे करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया, ओम का नियम समझ में आ गया, ओम के नियम का जो मात्रा किस तरीके से निकालते हैं वो समझ में आया, ठीक है। और प्रतिरोध का जो मात्रा हो गया, वो प्रतिरोध का मात्रा किस तरीके से निकालते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। अब होता क्या है समझो कि जब ये ओम का नियम कह तो दिया इन्होंने कि यार इस तरीके से V बराबर आर आई होता है, ठीक है, या V समानुपाती I होता है, और ये सब बातें उन्होंने कह दी। लेकिन देखो विज्ञान है, और विज्ञान में हर चीज का एक प्रमाण होना चाहिए कि जो इन्होंने कहा क्या वो सही है या नहीं। ये चीज सही भी तो हो, ये भी तो है कि प्रायोगिक रूप से ये सत्य है या नहीं, इसको अगर हम इसका प्रैक्टिकल करें तो क्या ये सही है या नहीं। तो इसी को प्रायोगिक रूप से इसकी सत्यता जांच करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया गया। उस प्रयोग में एक परिपथ बनाया गया, विद्युत परिपथ बनाया गया, जिसके अंदर विद्युत परिपथ बना रहा हूं मैं आपके सामने। एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें ये क्या है, बैटरी है। कल मैंने आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताया था सारे जो प्रतीक हैं, जितने भी चिन्ह मैंने बताए थे कि बैटरी को किस तरीके से लिखेंगे, कुंजी को किस तरीके से लिखेंगे, धारा नियंत्रक कैसे लिखेंगे, ये सब कल मैंने बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी पीछे जाकर देखें, ठीक है। ये क्या है आपकी बैटरी, जिसे बी से लिख सकते हैं, कुंजी है के से लिख सकते हैं। आगे चलने पर यहां पर ए, इसको क्या लिखते हैं, एमीटर होता है, ये एमीटर लगा दिया। इसके बाद में यहां पर एक चालक तार है, क्या है ये, एक चालक तार है, और इस तार में भी एक प्रतिरोध होगा। इतना लंबा अगर ये तार मानते हैं, इसका एक पॉइंट P और एक पॉइंट इसका Q, दो इसको पॉइंट हो गए। इन दोनों के मध्य में अगर विभवांतर को नापना है तो किससे नापते हैं, कल मैंने बताया था वोल्ट मीटर से। तो यहां पर क्या लगा दिया अपन ने, वोल्ट मीटर लगा दिया। कल मैंने बताया था कि धारा को नापने के लिए एमीटर, विद्युत को नापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, और एमीटर हमेशा किसमें लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। कल मैंने बोला था आपको कि जो एमीटर होता है वो हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है, और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे, जब प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, यहां पर एक धारा नियंत्रक और यहां पर धारा नियंत्रक से इसे जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से एक परिपथ बनाया गया और इस परिपथ में को पूरा कर दिया गया। अब देखते हैं इसके अंदर, जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित की गई, क्योंकि धारा कहां से प्रवाहित हो रही है, यहां से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और आगे की तरफ यूं जा रही है, निकल जाएगी। तो जब इस परिपथ में, समझने की कोशिश करना कि जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित की गई तो जो एमीटर है वो भी विक्षेप देगा, यानी इसके अंदर भी जो पाठ्यांक है वो आएंगे, और जो वोल्ट मीटर है जो विभवांतर को नाप रहा है इसमें भी तो पाठ्यांक आएंगे। तो जब इन दोनों के अंदर जो पाठ्यांक आ रहे हैं उनको नोट किया गया, और जब इनको नोट करने के बाद में एक ग्राफ पर किसके मध्य, विभवांतर V और धारा I के मध्य में जब ग्राफ खींचा गया, इन दोनों के मानों को लेकर, इन दोनों के जो मान हैं उन्हें लेकर, अगर यहां पर एक इस तरीके से अगर जब इनके मानों को लेकर जब एक ग्राफ खींचा गया तो वो ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ, बिल्कुल सरल रेखा में प्राप्त हुआ, एक सीधी रेखा में प्राप्त हुआ, जिससे यह साबित होता है कि जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी समझने की कोशिश करो कि V समानुपाती अगर I लिखता हूं,
इसका मतलब क्या है कि अगर विभवांतर का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर का मान घटता है तो धारा का मान भी घटता है। यानी कि धारा का मान अगर घटाया जाएगा तो विभवांतर में भी कमी आएगी, अगर धारा के मान को बढ़ाया जाएगा तो विभवांतर के मान में भी वृद्धि हो जाएगी, एक दूसरे के समानुपाती हैं। और इसी वजह से, इसी प्रयोग की वजह से ये साबित होता है, ये सिद्ध हुआ कि जो ओम ने नियम दिया था वो बिल्कुल सही कहा था कि जो धारा है और जो विभवांतर है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट, तो ओम का नियम कंप्लीट होता है जिसके अंदर क्या क्या बताया गया है कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, और इसको प्रतिरोध के द्वारा व्यक्त किया गया है। अब बार बार ये नाम आ रहा है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि क्या होता है प्रतिरोध। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। रेजिस्टेंस, ध्यान से समझना। देखो प्रतिरोध का मतलब हो गया कि कोई बाधा, रोकना, किसी चीज को रोकना। अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई आपको रोक रहा है तो वो भी आपके लिए क्या है, एक प्रतिरोध है। ठीक है, जैसे हम ब्रेकर को क्या कहते हैं, गतिरोध। ठीक है, उसको रोकना एक तरीके से। वैसा ही प्रतिरोध क्या हो गया कि किसी को रोकने के लिए जो काम कर रहा है वो क्या है, प्रतिरोध है। समझो इसको किस तरीके से, अगर मैं इसे एक चालक मानूं, ये क्या है, चालक है जिसे मैंने विद्युत धारा से जोड़ दिया है, बैटरी से जोड़ा है, विद्युत धारा यहां पर प्रवाहित की जाएगी। ठीक है, अब देखना, तो अगर ये जो मैं बना रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखिए जितने भी चालक होते हैं उनके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं। ठीक है, और उन्हीं की वजह से जो आवेश है उसका प्रवाह होता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये किधर गति करेंगे, अब ये क्यों करेंगे ये आप बताओ कि क्यों कर रहे हैं गति। ये इसी दिशा में गति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, और इधर कौन सा आवेश है, धनावेश है। और हमेशा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण और एक समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है। सिंपल सी बात है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किधर गति करेंगे, इसकी तरफ, प्लस वाले की तरफ, हमेशा ध्यान रखना। तो जब ये गति कर रहे होते हैं तो इस चालक में भी बहुत सारे आयन और भी उपस्थित होते हैं या और पदार्थ उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, वो इनको जाने से रोकते हैं। तो जो रोक रहे हैं, जो रोकने वाला गुण है वही क्या कहला रहा है, प्रतिरोध कहला रहा है। जो इसे रोक रहे हैं वही क्या है, प्रतिरोध है। तो सिंपल परिभाषा क्या हो गई इसकी कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि चालकों में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। चालकों में आवेश प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा ही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। तो समझ में आ गया कि प्रतिरोध क्या है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि जो जितने भी चालक हैं, जितने भी चालक पदार्थ हो गए, उनके अंदर जब आवेश का प्रवाह होगा तो जो ये इसे रोकने वाले आयन हो या पदार्थ हो वो उसे रोकते हैं, तो वो चालक का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब कुछ चालक जो ऐसे, कुछ जो पदार्थ होते हैं उनमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, कुछ जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। अब प्रतिरोध का जो बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी इससे पहले देखा था कि अगर इसके मात्रक की बात करें तो हमने अभी पहले निकाला है कि जब हम लिखते हैं V समानुपाती I या V बराबर RI, ये लिखते हैं। R को जब मैं इधर लाता हूं तो R बराबर V बटे I ये लिखता हूं।
V को क्या लिखा मैंने, वोल्ट, इसको क्या लिखा मैंने, एम्पियर, और इसका मात्रक क्या हो गया, ओम। क्या हो गया इसका मात्रक, ओम। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं कि प्रतिरोध है उसकी निर्भरता किस किस पर होती है, क्योंकि प्रतिरोध अगर किसी चालक में है तो वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो इसकी मुख्य रूप से दो निर्भरताएं हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस चालक तार की लंबाई पर निर्भरता, कि जो चालक तार है उसकी लंबाई पर क्या निर्भरता होगी, क्या फर्क पड़ता है कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाया या घटाया जाए। तो पहली निर्भरता, इसकी निर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किस पर, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। बहुत सिंपल बातें हैं ये, एकदम ये मान के चलो व्यवहारिक बातें हैं। आप इनको फिजिक्स से मत जोड़ो, इनको आप व्यवहार से जोड़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए कैसे, कि जैसे मान ले ये एक तार है यहां से यहां तक, ठीक है, और एक तार ये है, और एक तार ये है। ये तीन तार हो गए आपके सामने, ए बी सी और डी, ई और एफ। चालक तार की लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर होता है वो देखते हैं हम, कि जितना लंबा चालक तार होगा, देखिए जब हम इसमें से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको यहां से यहां जाने में अधिक आयनों का सामना करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि किसी जो चालक है उसके अंदर उपस्थित अन्य पदार्थ या आयन उस धारा या उस इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकते हैं, गतिरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध करते हैं उसका, ठीक है। तो जितना लंबा तार होगा उतने ज्यादा आयन या पदार्थों की मात्रा होगी या नहीं होगी, सिंपल। तो जितने ज्यादा आयन इसके अंदर एक्स्ट्रा होंगे वो उतना ही ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे या नहीं, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि यहां से और कुछ दूरी है, 5 मीटर की दूरी है और वहां तक कोई कांटे लगे हुए हैं, ठीक है, और एक ऐसा हो कि यहां से 50 मीटर की दूरी है, वहां भी बीच में कांटे लगे हुए हैं, तो कौन सी आसान है, 5 मीटर वाली आसान रहेगी आपके लिए, आप फटाफट जा सकते हो। तो आप 5 मीटर को जल्दी कवर कर सकते हो, कम चीजें आपको रोक रही हैं, लेकिन 50 मीटर में आपको ज्यादा चीजें रोकेंगी, तो प्रतिरोध कहां ज्यादा हो रहा है, उस 50 मीटर में ज्यादा हो रहा है। व्यवहारिक बात करते हैं कि यहां से यहां तक जाने में प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, इससे कम यहां होगा, इससे भी कम यहां होगा। तो सिंपल सी बात हो गई कि जो प्रतिरोध है, मैथमेटिकल अगर इसे लिखें कि प्रतिरोध मतलब R किसके समानुपाती होता है, L के समानुपाती होता है। R समानुपाती L, यानी जब किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि की जाएगी तो प्रतिरोध में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर किसी चालक तार की लंबाई में कमी की जाएगी तो प्रतिरोध में भी क्या होगी, कमी होगी। तो सिंपल सी बात समझ में आई कि चालक तार की लंबाई पर क्या निर्भर होता है कि R समानुपाती L होता है, R समानुपाती L होता है, यानी कि प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जैसे जैसे लंबाई घटेगी प्रतिरोध का मान भी घटेगा। पहली ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दूसरी निर्भरता की, अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हो गया उस चालक तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दूसरी अगर निर्भरता की बात करते हैं तो वो हो गया काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता। चलिए इसे भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि जैसे अगर ये एक चालक तार है और इसको मैं यूं काटूं, इस तरीके से अगर ये है तो इसे यूं काटा जाए, ठीक है, तो ये इसका अनुप्रस्थ काट हो गया। अगर मैं इसे काट के इस टुकड़े को अलग करता हूं तो ये इसका एक काट हो गया, इतनी इसकी मोटाई है। समझ में आ रहा है? तो कोई चालक तार है, एक ये चालक तार हो गया, दूसरा चालक तार मैंने लिया वो ये ले लिया, और तीसरा मैंने ले लिया ये ले लिया।
ठीक है, ये इतना था, ये थोड़ा मोटा था, ये इससे भी ज़्यादा मोटा था। इसका मतलब देखिए, प्रतिरोध की बात अगर हम करते हैं तो जितना ज़्यादा साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे आप अगर अपने घर पे एक प्रयोग कर देखें कि एक छोटा पाइप है उसमें से कोई पानी जा रहा है, एक मोटा पाइप है उसमें से पानी जा रहा है, तो आसानी से पानी किस में से जा पाएगा? मोटे वाले पाइप में से जा पाएगा। आप खुद के लिए भी सोच सकते हैं, आप ऐसे व्यवहारिक तरीके से इसे याद रखें कि जितना बड़ा रास्ता होगा उतनी आसानी से निकला जाएगा। समझ रहे हो? जितनी सकड़ी सड़क होगी आपको जाने में उतनी ही कठिनाई होगी, लेकिन जितना रास्ता बड़ा होता जाएगा उतनी ही अपन को जाने में क्या होगी? आसानी होगी। सेम चीज इस पे लागू होती है। कैसे? कि जो प्रतिरोध है उसका मान इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जस्ट उल्टा, यानी R समानुपाती 1/A। ए का मतलब एरिया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो R समानुपाती 1/A, ये मैंने यहां लिखा। R समानुपाती 1/A का मतलब हो गया कि प्रतिरोध किसके? व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा है, अगर मैं R समानुपाती 1 करता तो वो समानुपाती होता, लेकिन 1/A किया, इसका मतलब इसके जस्ट विपरीत है, व्युत्क्रम है। यानी कि अगर इसकी मोटाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यहां पे इसका मान जब बढ़ता जाएगा तो इसका मान हमेशा घटता जाएगा, कम होता जाएगा, और इसके मान में जब कमी होगी तो इसके मान में क्या होगी? हमेशा बढ़ोतरी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, यानी कि जो साइज है वो बढ़ती जाएगी, तो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा, वो आसानी से वो वहां से प्रवाहित हो सकते हैं आयन। और जब इसका मान कम होता जाएगा तो इसका मान हमेशा बढ़ता जाएगा, कि जितना वो छोटा होता जाएगा, एक तरीके से तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जितना कम होगा, प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, अगर हम इन दोनों ही समीकरणों से एक बात करते हैं। पहला समीकरण हमें क्या कह रहा है? R समानुपाती L, यानी कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। दूसरा समीकरण हमें कह रहा है R समानुपाती 1/A। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखता हूं, इन दोनों समीकरणों से, पहले और दूसरे से, ध्यान से देखना, समीकरण 1 व 2 से, तो अगर इन दोनों में कॉमन देखूं तो R कॉमन है, कोई दिक्कत आपको नहीं, तो R समानुपाती, ठीक है, R समानुपाती तो L तो है ही, ठीक है, तो R समानुपाती L और A इसके नीचे, ये व्युत्क्रम में आएगा 1/A। चलो ऐसे कर लो, R समानुपाती L समानुपाती 1/A। समझ में आ रहा है अब तो आ रहा आसानी से कि R इसके तो समानुपाती है और 1/A के व्युत्क्रमानुपाती है, A के व्युत्क्रमानुपाती है, यही तो चीज है। और अगर हम इसको इससे अगर मैं गुणा कर देता हूं तो क्या बन जाता है? R समानुपाती L/A बनता है या नहीं? दिख रहा है आपको? सिंपल आपके सामने लिखा हुआ है कि R समानुपाती L/A, R समानुपाती L/A। और अगर इसको भी मैं हटा देता हूं तो ये क्या बनता है? R बराबर K/L/A। अब ये K क्या है यहां पर? जैसे हमने V बराबर RI लिखा था, तो R क्या था? एक स्थिरांक था। वैसे ही K भी यहां पर क्या है? एक स्थिरांक है। और इस K को क्या लिखते हैं? K क्या है? एक स्थिरांक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ध्यान से समझना, ध्यान से एक एक शब्द को अच्छे से पकड़ना कि मैंने क्या लिखा है। पहले निर्भरता बताई मैंने प्रतिरोध की, किस किस पर? चालक तार की लंबाई पर, तो लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बातें समझ में आई? दोनों समीकरण से अगर हमने देखा है तो अगर हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या आया यहां पर कि R समानुपाती
L बटे A, और जब मैंने इसको यहाँ पर एक स्थिरांक लगाया तो K का मतलब क्या हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो यहां तक समझ में आपको आ गया हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसका मात्रक निकालता हूं, किसका, K का मात्रक निकालते हैं। पहले आप एक स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर आगे उसको करते हैं। हाँ जी, ले लिया ना इसका स्क्रीनशॉट। देखिए इसके बारे में, इसका मात्रक देखते हैं अब एक बार, क्योंकि पहले हमने देखा प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। अब एक नया शब्द आया आपके सामने, प्रतिरोधकता। क्या शब्द आ गया है, प्रतिरोधकता। अब इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि दोनों बातें आपको समझ में आ गई। प्रतिरोध की किस पर निर्भरता, एक तो चालक तार की लंबाई पर निर्भरता, इसके अलावा प्रतिरोध की चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता, ठीक है। ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बात क्या चल रही थी कि R समानुपाती L, एक R समानुपाती 1/A, ठीक है। ये समीकरण पहला था, ये समीकरण दूसरा था। जब दोनों समीकरणों से हमने लिखा तो R समानुपाती L समानुपाती 1/A, ये लिखा था हमने। नेक्स्ट जब हमने किया तो हम ये भी कर सकते हैं कि R समानुपाती L/A, ये लिखा हमने। इसके बाद में यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल। R बराबर K इंटू L/A, और K को हमने क्या लिखा है कि K एक स्थिरांक है, K एक स्थिरांक है। K क्या है, एक स्थिरांक है, और इसी स्थिरांक को क्या नाम दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ये इसे कहा गया है। तो एक नया शब्द आ गया आपके सामने, प्रतिरोधकता। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक अगर निकालना है तो R बराबर K इंटू L/A, ठीक है। तो K का मात्रक निकालना है तो K को इधर लेकर जाऊंगा, समझ रहे हो आप, K को इधर लेकर जाऊंगा तो R इधर आएगा, इससे गुना हो जाएगा। तो K बराबर R, इससे जब गुना होगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, RA/L। कोई दिक्कत यहां तक, K इधर आया, ये वज्र गुणा में यहां पे हुआ, और जब ये ऐसे यूं आता है तो जस्ट ये विपरीत हो जाता है, यानी कि K बराबर RA/L। समझ में आया। चलिए तो अब देखिए, R मतलब क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है या नहीं होता है, गुना A का मतलब क्या था, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं ना, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको, एरिया को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, वर्ग में लिखते हैं। नेक्स्ट लंबाई, लंबाई तो है R समानुपाती L था, तार की लंबाई के समानुपाती था, यही तो था। तो L मतलब लंबाई, और लंबाई को भी हम किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। अब 1 मीटर नीचे है, मीटर स्क्वायर ऊपर है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मीटर गुणा मीटर, 2 बार तो होगा, 1 मीटर को दूसरे मीटर से गुणा करें, मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो अगर इससे मैं काटता हूं तो 1 मीटर कट जाएगा या नहीं, कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि K का मात्रक क्या होगा, ओम गुणा मीटर। क्या आ गया है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर ये किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। तो ये चीज आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझें, ये कॉन्सेप्ट समझें कि ये आया कहां से। डायरेक्ट तो कह दिया कि ठीक है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन ओम कैसे आया वो समझ में आया।
प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। तो ये कैसे आया? तो ये इस तरीके से आया, इसका उद्भव इस तरीके से हुआ। तो अब एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लें ताकि इसके बाद में हम प्रतिरोधकता की कुछ बातें कर लेते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट चलते हैं। अब तक हमने देखा जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की हमने लंबाई पर निर्भरता, तार की लंबाई पर निर्भरता, इसके अलावा प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता, ये दो हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, कि अगर ताप में कमी या वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोध पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। थर्ड आता है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ध्यान से देखना, देखिए ताप पर निर्भरता से मतलब है कि अगर किसी चालक या अर्धचालक या कोई मिश्र धातु है, अगर उनकी हम बात करते हैं और उनमें ताप में वृद्धि की जाए या ताप में कमी की जाए तो जो प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, 3। पहला कि अगर कोई चालक है, चालक का मतलब हो गया जैसे सोना, चांदी, तांबा, अगर ये है, अगर इनमें ताप में वृद्धि की जाती है, ताप को बढ़ाया जाता है यानी इन्हें गर्म किया जाता है, तो जो चालक है इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, अगर किसी चालक में, ध्यान देना ध्यान से, कोई चालक है, उस चालक को अगर गर्म किया जाता है तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध अधिक हो जाता है और चालकता कम हो जाती है, क्योंकि चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई मिश्र धातु है, मिश्र धातु जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैग्नीज की कोई मिश्र धातु है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट किससे बनता है, कॉपर और निकल से। ध्यान देना, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई ऐसी मिश्र धातु है तो इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर कोई खास अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप ये लिख सकते हो कि अधिक प्रभाव नहीं, अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक, ध्यान देना, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें अगर ताप में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोधकता का मान घटता है, प्रतिरोध का मान घटता है। अब ये क्यों होता है वो एक बार आप सुन लें, सुनो ध्यान से कि होगा क्या। जब कोई चालक है, देखिए जितने भी चालक की हम जब बात करते हैं, चालक हो या अर्धचालक हो या कुचालक हो, उसको हम किस तरीके से बताते हैं, क्योंकि हमने देखा जितने भी पदार्थ होंगे उनके जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उनका लिखते हैं तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं और उसी के आधार पर हम जो उसकी चालकता है उसे डिफाइन करते हैं, उसका पता लगाते हैं। चालक में होता क्या है कि जब ताप में वृद्धि हो जाती है तो उनके अंदर गति कम हो जाती है और जिसकी वजह से प्रतिरोध का मान तो बढ़ जाता है और चालकता कम हो जाती है। जबकि अर्धचालक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें गति तीव्र हो जाती है और जब तीव्र हो जाएगी तो उसकी वजह से जो प्रतिरोध है उसका मान घट जाता है जबकि चालकता का मान बढ़ जाता है। तो ये 3 बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या, चालक है तो चालक में बढ़ जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ जाता है। मैग्नीज है, कांस्टेंट है, इस तरीके की मिश्र धातु हैं जिनके अंदर क्या होता है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अर्धचालक में हमेशा ताप बढ़ाने पर, ताप में वृद्धि करने पर जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। तो ये 3 बात आपको समझ में आ गई।
अगर ताप के अलावा देखिए चौथी बात करते हैं, चौथी निर्भरता की हम बात करते हैं, वो है पदार्थ पर निर्भरता, कि अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार से प्रतिरोध होता है, अलग अलग प्रकार की चालकता पाई जाती है। हम अगर उनकी बात करते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ पर निर्भरता, ध्यान से समझना, पदार्थ पर निर्भरता की हम बात करते हैं तो जैसे आपके बुक में भी 4 एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। क्या क्या लिया हमने? सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। अगर हम इनकी बात करते हैं, पदार्थ की निर्भरता की बात करते हैं, तो अलग अलग पदार्थ हो गए, तो सब में प्रतिरोध भी अलग अलग होगा और चालकता भी अलग अलग होगी। अगर हम प्रतिरोध की बात करते हैं, R से लिख सकता हूं प्रतिरोध को, R, और यहां पर अगर सबसे कम प्रतिरोध की बात करते हैं कि प्रतिरोध सबसे कम होगा, वो किस में होगा? यहां पर देखें तो चांदी में, चांदी के बाद में तांबा, तांबा के बाद में सोना, और सबसे अधिक प्रतिरोध किस में होगा? एल्यूमिनियम में। तो आपके सामने ये बन के आया कि क्या बोला मैंने कि प्रतिरोध सबसे कम किस में होगा? चांदी में, उसके बाद में तांबा, फिर सोना, और सबसे अधिक प्रतिरोध किस में होगा? इसमें होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं? 2 बातें हम कह सकते हैं कि चांदी सबसे अच्छा चालक, बोलो है या नहीं? क्योंकि प्रतिरोध का मान सबसे कम है, तो जितना कम प्रतिरोध होगा चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो चांदी है, जो धातु है, वो सबसे अच्छी चालक होती है। अब आप ये कहोगे कि साहब इसके अंदर तो चांदी सबसे अच्छी चालक है, प्रतिरोध भी सबसे कम है, तांबा में तो उससे भी ज्यादा प्रतिरोध है, तो विद्युत की हानि ज्यादा होती होगी। तो जो तार हैं वो तांबे के क्यों बनाए जाते हैं, वो चांदी के क्यों नहीं बनाए जाते? तो भाई एक बात बताओ, जो चांदी है सस्ती है क्या? तांबा से सस्ती है क्या? नहीं है ना। इसके अगर तार बनाए जाएं तो आप खुद सोचो कि लोग तार ज्यादा चोरी सबसे ज्यादा किसकी होने लग जाए? इन तार के होने लग जाए। तो सिंपल सी बात है, चाहे इसका प्रतिरोध ज्यादा है लेकिन इसकी कीमत कम है, इस वजह से तार इसी के बनाए जाते हैं, ध्यान देना। इसके अलावा जो चांदी है इसकी चालकता सबसे ज्यादा हो गई, एक बात समझ में आई। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि जो एल्यूमिनियम है वो सबसे अधिक प्रतिरोध है या नहीं? इसमें होगा। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो जो चांदी है सबसे कम प्रतिरोध। ये 3 बातें आपको समझ में आ गई कि इसको देखकर आप ये कह सकते हो कि चांदी सबसे अच्छी चालक हो गई। इसके अलावा एल्यूमिनियम सबसे अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, होगा। इसके अलावा चांदी में सबसे कम प्रतिरोध होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं जस्ट इसका विपरीत करता हूं और चालकता की बात कर लेता हूं, चलो यहां पे चालकता की बात भी कर लेते हैं। चालकता की हम बात करते हैं तो सबसे अधिक चालक कौन होगा? चांदी होगा या नहीं? चांदी के बाद में कौन होगा? तांबा, फिर कौन होगा? सोना, और फिर कौन होगा? एल्यूमिनियम। ये इनका कौन सा क्रम हो गया? चालकता का क्रम हो गया। कि चालकता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक चालकता किस में होगी? चांदी में होगी, उसके बाद में तांबा में, फिर सोना में, और फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम में। तो इस तरीके से हमने प्रतिरोध की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसके अलावा ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर, इन सभी पर
जो निर्भरता है वो हमने देख ली है। तो आज इस क्लास में क्या क्या हमने देखा, ओम का नियम देखा, हमने प्रतिरोध देखा, प्रतिरोधकता देखी, इसके अलावा हमने प्रतिरोध का इन सभी पर निर्भरता, ये पूरी क्लास हमारी यहीं पर होती है। तो आज की जो क्लास है वो आपको कैसी लगती है वो बताएं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे, जिसमें हम प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, और प्रतिरोधों पर जो एक तरीके से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो क्या क्या होंगे वो सब पढ़ाएंगे हम आपको। क्लास कैसी लगती है वो कमेंट करके जरूर बताएं, सपोर्ट करें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और हाँ इस पूरी वीडियो को देखें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।